आप सभी विद्यार्थियों का ए बेटर वे ऑफ एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, जो कि कक्षा 10 की प्रश्नमाला नंबर 2 है। ठीक है, अब देखो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? ऐसी संख्या जिसमें क्या हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो और पूर्णांक संख्याएं हो। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या। और यहां पर इसके अंदर पूर्णांक संख्या में हम सिर्फ धनात्मक पूर्णांक लेकर चलेंगे, यानी 0 से लेकर अनंत तक। ठीक है, अपरिमेय संख्या जो रूट के रूप में लिखी जाती है और परिमेय संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं वो परिमेय संख्या है, और जिन्हें p/q के रूप में हम नहीं लिखते हैं वो अपरिमेय संख्या है, या जिन्हें हम रूट के रूप में लिखते हैं। और पूर्णांक संख्या में सिर्फ धनात्मक पूर्णांक लेकर चलेंगे जो 0 से लेकर अनंत तक चलती है। अब देखो जैसे अपरिमेय संख्या में हम पढ़ते हैं कि सिद्ध कीजिए √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, वो चीजें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो इन तीनों संख्याओं के समूहों को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अब देखते हैं कि इसके अंदर और क्या कुछ दिया गया है। इसमें एक और दिया गया है आपके यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन परिमेय, यूक्लिड विभाजन परिमेय, यूक्लिड विभाजन परिमेय, यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड कौन था भी? यूक्लिड एक ग्रीक गणितज्ञ था। यूक्लिड एक ग्रीक गणितज्ञ था। ठीक है, उसने क्या किया था? भाग संबंधी सिद्धांत दिया था। भाग संबंधी सिद्धांत, भाग संबंधी सिद्धांत। ठीक है, यूक्लिड एक ग्रीक गणितज्ञ था। ठीक है, उन्होंने संख्या गणित में, संख्या गणित यानी जिसके अंदर संख्या हम पढ़ते हैं ना, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, इनके लिए इनके अंदर इन्होंने क्या दिया था कि भाग संबंधी एक सिद्धांत दिया था। और ग्रीक गणितज्ञ था यूक्लिड, इसी के नाम पर इस सिद्धांत को क्या नाम, या इसके ऊपर एक परिमेय बनी यूक्लिड विभाजन परिमेय का। ठीक है, जो इसी के नाम पर थी। इसको हम कलन विधि भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है? कलन विधि, यूक्लिड विभाजन परिमेय का या कलन विधि। ठीक है, अब देखो यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या थी? वो क्या थी? a बराबर bq प्लस r, इस रूप की थी। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन परिमेय का थी a बराबर bq प्लस r, जहां पर क्या था? r का मान 0 के बराबर या ज्यादा, लेकिन क्या था? b से कम था। अब देखो ये हमें पता है कि ये यूक्लिड विभाजन, यानी हमने देख लिया कि ये यूक्लिड विभाजन परिमेय का है, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि ये चीज कहां से आई, a क्या है, b क्या है, q क्या है और r क्या है। तो चलो मैं आपको अच्छे से बताता हूं कि a, b और q, r यहाँ पर किस लिए, या इनका यहाँ पर मतलब क्या है। अब देखो a का मान कभी भी क्या होगा? 0 नहीं होगा। ठीक है, a, b दोनों ही क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। a, b दोनों ही क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, a, b दोनों धनात्मक पूर्णांक है। और q का मतलब होता है यहां पर क्विंटिनेट यानी भागफल। r का मतलब है रिमाइंडर यानी शेषफल। ठीक है, r का मतलब है रिमाइंडर यानी शेषफल। एक चीज और इसमें ध्यान रखना, a का मान हमेशा क्या होगा? b से ज्यादा होगा। a का मान क्या होगा? b से ज्यादा, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं विभाजन के लिए, भाग के लिए। भाग में हमें हमारे पास दो चीजों की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले भाज्य, उसके बाद भाजक। तो यहाँ पर ए जो काम करेगा वो भाज्य के रूप में, और जो बी होगा वो क्या होगा? भाजक। बी होगा वो क्या होगा?
भाजक। ठीक है, यूक्लिड भाजन परिमेय क्या थी, a बराबर बी क्यूब प्लस आर इस रूप की थी, जहां पर r का मान वो क्या था, 0 के बराबर या 0 से ज्यादा, लेकिन b से क्या होता है, छोटा होता है। a भी दो धनात्मक पूर्णांक है, जहां पर a का मान कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि जब a का मान 0 हो जाएगा, जैसे हम भाग करते हैं, ठीक है, भाग करते हैं, यानी हम a का मतलब यहां पर भाज्य हुए, b का मतलब क्या होगा, भाजक। जब a का मान 0 ले ले तो भाग की प्रक्रिया आगे चलेगी क्या, जैसे यहां पर a का मान 0 हो और b का मान 1, तो भाग अपना नहीं जाएगा। ठीक है, यानी भाग की प्रक्रिया रुक जाएगी, इसलिए b का मान a का मान कभी भी 0 नहीं होता है। अब देखो, जहां पर a b धनात्मक पूर्णांक है, q का मतलब है जब a में b का भाग देंगे तो q भागफल प्राप्त होगा और r वहां पर क्या होगा, शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना a का मान b से ज्यादा होता है और r का मान 0 से तो ज्यादा होता है, लेकिन b से क्या होता है, कम होता है। अब देखो, आपकी किताब में या इस चैप्टर में ये यूक्लिड भाजन परिमेय क्यों दी गई थी या इसका यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया था, वो हम आज पढ़ेंगे। यानी यूक्लिड भाजन परिमेय के माध्यम से हम HCF निकालना सीखेंगे। यहाँ पर यूक्लिड भाजन परिमेय का आपकी पुस्तक में दिया गया है कि यूक्लिड भाजन परिमेय के माध्यम से HCF निकालिए। तो यूक्लिड भाजन परिमेय हो गई अपने a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर r का मान 0 से ज्यादा लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। यहां पर हम HCF निकालने के लिए यूक्लिड भाजन परिमेय का प्रयोग करते हैं वास्तविक संख्या के अंदर। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक। ठीक है, HCF सिर्फ याद रखना, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यहां पर हम क्या करते हैं, HCF का निकालने के लिए यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम या कलन विधि का प्रयोग करते हैं। अब देखो, यूक्लिड भाजन परिमेय का द्वारा हम HCF किस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमें दो संख्या दी होगी। जैसे हमारे पास कोई भी दो संख्या दी गई है कि 237 और 81 का HCF यूक्लिड भाजन परिमेय का द्वारा निकालिए। ठीक है, वहां पर आपको परिमेय नहीं दी गई होगी, आपको ये परिमेय ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये परिमेय ध्यान में रखनी है कि यूक्लिड भाजन परिमेय का होती है वो a बराबर बी क्यू प्लस का r के रूप की होती है। जब a में b का भाग देते हैं तो q भागफल प्राप्त होता है और क्या है, r शेषफल प्राप्त होता है। r का मान हमेशा 0 से तो क्या होगा, बराबर या बड़ा, लेकिन b से क्या होगा, कम होगा। अब देखो, जब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो, ठीक है, यहां पर हम एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि 237 और 81 का HCF यूक्लिड भाजन परिमेय का द्वारा निकालिए या ज्ञात कीजिए। यूक्लिड भाजन परिमेय का या विधि द्वारा निकालिए। अब देखो, यहां पर जब भी इस तरह का सवाल होगा तो वहां पर आपको जो बड़ी संख्या है उसको भाज्य मानना है और जो छोटी संख्या है वो क्या होगी, अपनी भाजक। कहने का मतलब हमने पढ़ा था कि जो भाज्य होगा वो a होगा और भाजक होगा वो क्या होगा, b होगा। यानी ध्यान से देखना कि a b यहाँ पे शुरुआत हो गई यूक्लिड भाजन परिमेय का बनने। चलो देखते हैं कि भाग के लिए, विभाजन के लिए हम यूक्लिड भाजन परिमेय का पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें भाग ही देना होगा। भाज्य के अंदर भाजक का, भाज्य अपना 237, भाजक है 81। ठीक है, भाग देते हैं तो 2 तक जाएगा, 81 दुए 162। ठीक है, 81 दुए 162। अब देखो, हम अगर यूक्लिड भाजन परिमेय का बनाएं तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a क्या था अपना 237, b क्या था, b था 81 यानी भाजक यानी 81। तो हमारे पास q का मतलब कोऑर्डिनेट भागफल होता है, q कितना आ गया
2 प्लस आर, देखो शेषफल कितना बचेगा, जब 7 में से 2 घटा देते हैं 5 रहेगा, 3 में से 6 जाएगा नहीं, एक अंसल इधर से ली, 13 में से 6 गए 7, 13 में से 6 गए 7, यानी शेषफल कितना रह गया 75। शेषफल कितना रह गया 75। अब ध्यान से देखना कि ये चीज यहां पर लागू हो रही है या नहीं। एक बार ध्यान से देखना कि मैंने आपको बताया था कि r का मान होगा यानी रिमाइंडर होगा वो 0 से तो क्या होगा बड़ा होगा, लेकिन b से क्या होगा छोटा होगा, यानी r शेषफल हमारे पास 75 आए, b था 81, यानी ये चीज हमारी सत्य है। अब देखो हमें HCF निकाल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हमें तब तक भाग करते जाना है जब तक हमारे पास इसका मान क्या प्राप्त हो जाए 0 प्राप्त हो जाए। ठीक है, हम चलो आगे देखते हैं। अब देखो हमें हमारे पास नया अभाज्य क्या बन गया 75। यहां पर जो शेषफल आएगा वो नए भाजक के रूप में काम करेगा और जो पहले भाजक बना हुआ था वो अभाज्य हो जाएगा। हमें अब क्या करना पड़ेगा 81 में 75 का भाग लगाना है। 81 में किसका भाग लगाना है 75 का, तो कितनी बार जाएगा भाग सिर्फ एक ही बार जाएगा। ठीक है, शेष कितना रह गया 81 में से जब 75 घटा देते हैं कितना शेष रहेगा 6। यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या बनेगी, हमारे पास a क्या था 81, यानी भाज्य क्या बन गया था 81 और भाजक क्या था 75, तो भागफल क्या 1 और शेषफल कितना रहा 6। शेषफल कितना रहा 6। ठीक है, अब आगे हम तब तक ये प्रक्रिया करते जाते हैं, तब तक भाग देते जाते हैं रहे, तब तक इसका मान क्या नहीं हो जाए 0 नहीं हो जाए, यानी शेषफल हमें जब तक 0 प्राप्त नहीं होगा तब तक इसका HCF प्राप्त नहीं होगा। अब देखो जो रिमाइंडर बच गया शेषफल जो 6 रह गया वो अब क्या बन गया अपना भाजक, और ये 75 जो पहले शेषफल था वो अब क्या भाजक के रूप में भाज्य के रूप में काम करेगा, यानी हमें 75 में 6 का भाग देना है। आप इसको यहाँ पर इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, जो संख्या पहले यहाँ पे भाजक के रूप में काम कर रही थी वो आगे जब दूसरी बार भाग देंगे तो वो भाज्य के रूप में, ये पहले भाज्य के रूप में काम कर रहा था तो ये अब भाज्य के रूप में काम करने लगेगा। ठीक है, जो शेषफल रहा उसका हम बार बार क्या कर रहे हैं आगे भाग देते जा रहे हैं जब तक मान 0 प्राप्त नहीं हो रहा है। तो 75 में 6 का भाग देते हैं, 12 बार जाएगा, यहाँ 12 6 होते अपने 72, शेष कितना रह गया 3। बना देते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का। ए क्या था अपना 75 और बी क्या था 6, बी क्या था 6, शेषफल क्या आया 12, सॉरी भागफल क्या आया 12 और शेषफल क्या रह गया 3। ठीक है, यहां पर भी अभी तक 0 प्राप्त नहीं हुए, शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुए, तो हमें एक बार भाग और देना पड़ेगा, यानी अब जो पहले क्या कर रहा था भाजक के रूप में अब वो यहाँ पर क्या बन गया भाज्य बन गया। 6 में 3 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 3 दुए 6, शेषफल क्या प्राप्त हो गया 0। यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या बन गई अपनी 6 बराबर 3 गुणा 2 प्लस 0। ठीक है, तो जो HCF होगा वो B होगा, यानी B जो B का मान अंत में जहां पर 0 मिल जाए, B के जहां पर शेषफल हमें 0 मिल जाए, जहां पर शेषफल हमें क्या मिल जाए 0। 0 कब मिल रहा है जहां पर B का कुछ ना कुछ मान होगा, यानी यहां पर B का मान क्या है 3, B का मान क्या है 3, B का मान क्या है 3, तो ये इसका क्या हो जाएगा HCF। इसका HCF क्या हो जाएगा, इन दोनों का HCF क्या होगा 3। इन दोनों के अंदर 3 एक ऐसी कॉमन संख्या है, यानी 3 का इस दोनों के अंदर भाग जाता है। तो 237 और 81 का HCF जब हमने यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा निकाला तो वो कितना आया 3। ठीक है, आप सबसे पहले ध्यान रखना कि जो बड़ी संख्या होगी वो भाज्य होगी, जो छोटी संख्या होगी वो क्या होगी भाजक होगी। और ये आपको पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर इस रूप की होती है, जहां हमेशा क्या होता है r का मान 0 से या तो बराबर होगा या क्या होगा बड़ा होगा, लेकिन b से क्या होगा कम। तो हमारे पास सवाल दिया गया था कि 237 81 का HCF यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा निकालना था,
तो हमने ए तो भाज्य जो बड़ी संख्या वो 237, भाजक छोटा है तो 81 हो गया। 237 में 81 का भाग देते हैं। सबसे पहले हमारे पास भागफल 2 आता है और शेषफल क्या आता है 75। जब हमने यूक्लिड विभाजन परिमेय बनाई यानी ए था अपना 237, बी था 81, क्यू था 2 और शेषफल हमें 75 प्राप्त हो गया। हम यहाँ पर ये चीज भी देख सकते हैं कि क्या ये चीज लागू होती है। तो हमने देखा कि जो शेषफल आर का मान 75 प्राप्त हुआ और बी कितना था 81, यानी सही है। यानी जो शेषफल होगा वो भाजक से क्या होगा छोटा होगा, लेकिन 0 से क्या होगा बड़ा होगा। यहाँ पर अन्य भी आप देख सकते हैं आसानी से यही चीज लागू होगी। ठीक है, हम आगे यहाँ पर हमारे पास अभी तक 0 प्राप्त नहीं हुआ था, तो हम तब तक ये प्रक्रिया दोहराते जाएंगे जब तक शेषफल का मान क्या नहीं हो जाए, शून्य प्राप्त नहीं होगा। जैसे ही हमारे पास शून्य प्राप्त होता है तो बी का हमें जो मान मिलता है वही उसका क्या होगा HCF होगा। ठीक है, तो 237 और 81 का HCF क्या होगा 3। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब देखो आपकी पुस्तक का जो प्रश्नमाला 2.1 दी गई है उसका जो चौथा सवाल है उसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको या एक सवाल और करवा देता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं वो भी इस चैनल से जुड़ सके और अपना जो पाठ्यक्रम है उसको सुचारू रूप से चालू रख सके। ठीक है, अब देखो प्रश्नमाला जो 2.1 है उसका सवाल नंबर 4 और उसी का हम पहला ही सवाल करके देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का द्वारा इसका HCF किस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे दिया गया है 210 और 55 का HCF यूक्लिड विभाजन परिमेय का द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का पता है आपको। हम देखते हैं कि जो अभी पढ़ा था कि जो बड़ी संख्या है वो क्या होगी भाज्य होगी और जो छोटी संख्या है वो क्या होगी भाजक होगी। छोटी संख्या है वो क्या होगी भाजक, यानी भाज्य A और भाजक क्या होता है B। भाग देते हैं 210 में 55 का। ठीक है, तो 55 का भाग देके देखते हैं तो 55 दुए 110, 55 दुए 110। जब 2 तक देते हैं मान काफी कम रह गया, 3 तक देते हैं तो 5 तिये 15 और 5 तिये 15 और 1 16, 55 तिये 165। शेषफल क्या रह गया 35 ये प्लस 10 ये कितने रह गए 45। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या बनेगी A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, क्या बनेगी A बराबर BQ प्लस R। A क्या था 237, B क्या था 55, तो जो भागफल आया वो क्या था 3, भागफल क्या आया 3 और शेष क्या रह गया 45 यानी 45। ठीक है, अभी भी भाग हमारे पास शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुए, यानी तब तक भाग दोहराते रहेंगे जब तक शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो। तो यहाँ पर जो शेषफल बन रहा है वो अब क्या काम करेगा भाजक के रूप में, और जो पहले भाजक था वो क्या बन जाएगा भाज्य, यानी 55 में किसका भाग देंगे 45 का, तो भाग जाएगा एक बार। भाग कितनी बार जाएगा एक बार। शेषफल कितना रह गया 10। 55 में से 45 घटाते हैं हमारे पास 10 शेष रहेगा। तो मैंने 55 में भाग दिया था किसका 45 का, तो शेषफल भागफल 1 और शेष कितना रह गया 10। शेष कितना रह गया 10। अब जो पहले क्या था भाजक था वो अब क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा। ठीक है, 45 में 10 का भाग देते हैं कितनी तक जाएगा 10 चौके 40, 10 चौके 40। ठीक है, शेष कितना रह गया 5। ठीक है, हमने भाग कितने में दिया 45 में किसका दिया 10 का, तो शेष भागफल क्या आया 4, शेषफल क्या रह गया 5। ठीक है, अभी भी शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुए, भाग फिर से दे देते हैं। ठीक है, जो पहले भाजक था भाज्य बन गया, यानी 10 में 5 का भाग दें भाग कितने तक जाएगा 2 तक जाएगा, 5 दुए 10, शून्य क्या सॉरी भाग शेषफल क्या हो गया शून्य मिल गया। ठीक है,
यानी 10 में हमने कितने का भाग दिया, 5 का, भागफल क्या आया 2, शेष क्या रहा 0। यानी जैसे ही शेषफल प्राप्त हो जाता है 0 तो b का जो भी मान होगा वो उसका क्या होगा HCF। तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, महत्तम समावर्तक जो होगा वो क्या होगा 5। ठीक है, तो 210 और 55 का जो HCF होगा वो क्या होगा 5। ठीक है, अब एक चीज ये भी हमें देखनी होती है, क्या ये चीज यहाँ पर लागू होती है, यानी जो R का मान होगा वो 0 से ज्यादा होगा लेकिन B से क्या होगा छोटा होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 0 R कितना मिला 45, B क्या था 55, B क्या था 55। अब आप ध्यान से देख लेना कि जो 55 है वो 45 से ज़्यादा है लेकिन 45 क्या 0 से ज़्यादा, यानी जो भी शेषफल होगा वो 0 से तो ज़्यादा मिलेगा और B से यानी भाजक से क्या मिलेगा छोटा। यहाँ पर सभी के अंदर यही चीज़ लागू होती है। ठीक है, यानी यहाँ पर शेषफल 10 मिला और भाजक क्या था 45। ठीक है, इसी के अंदर भी ये चीज़ लागू होगी, शेषफल 5 जो कि 10 से ज़्यादा है और यहाँ पर भी शेषफल 0 जो कि क्या है 5 से ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पर हमने पढ़ रहे हैं कि जो भागफल शेषफल होगा वो या तो 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा, तो यहाँ पर ये क्या है इनसे बड़ा है सभी के अंदर, लेकिन यहाँ पर ये इनके क्या है बराबर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा HCF निकालना अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम इसके जो अन्य 3-4 सवाल और दिए गए हैं वो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।